ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अदालत का फैसला है और यह कहा गया कि स्पीकर ये तय करेंगे कि अब जो 22 जुलाई को मदन दिलावर की याचिका को खारिज किया गया तो वो दोबारा जिंदा हो चुके हैं, उस पर स्पीकर को फैसला लेना है। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ वकील हेमंत नाहटा जी फिर से जुड़ गए हैं। हेमंत जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जिसको जिंदा किया गया है दरअसल वो मुर्दा ही है। तो हेमंत जी, ये कहा जाए कि मुर्दा सांप को पीटने से कुछ हासिल तो होगा नहीं, हाँ सिर्फ इतना है कि कोर्ट ने यह बता दिया कि आपको इसका अगर कोई फैसला कराना है तो वो विधानसभा से होगा, डॉक्टर सीपी जोशी जी के जरिए होगा। इस आदेश की एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 3 महीने में किया जाए। जैसा कि पूर्ववर्ती शासनकाल में 2009 से 2013 के बीच में या 2008 से 2013 के बीच में हुआ था कि 4 साल तक दल बदल याचिकाएं लंबित रखी गईं माननीय स्पीकर महोदय द्वारा, और वन फाइन मॉर्निंग ये कहा गया कि याचिकाकर्ता की लोकस स्टैंडर्ड नहीं होने के तकनीकी आधार पर ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं। तो इस एकल पीठ के निर्णय से कम संविधान की इतनी गरिमा तो सुरक्षित हो ही गई है और सुनिश्चित हो गई है कि 3 माह के अंदर इस विवाद का फैसला कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले आप इस बात को देखिए कि जो 2 ऑर्डर अंडर चैलेंज थे, पहला था 18 सितंबर 2019 का, जिसमें स्पीकर महोदय ने बसपा सदस्यों के दल बदल को अपनी मोहर लगाकर स्वीकार कर लिया और उनकी मूल राजनीतिक पार्टी कांग्रेस होना घोषित कर दिया। पहला तो ऑर्डर वो था। दूसरा था 22 जुलाई का, जिसमें श्री मदन दिलावर की याचिका निरस्त कर दी गई थी तकनीकी आधार पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 18/9/2019 को जो ऑर्डर पारित किया गया वो पारित करने का कोई कानूनी अधिकार ही स्पीकर महोदय को नहीं था। स्पीकर महोदय जब एक ट्रिब्यूनल के रूप में विराजमान होते हैं, जब उनके समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत करे कि एक्स एमएलए ने दल बदल कर लिया है अतः इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसके बाद उनके अंदर न्यायिक अधिकारिता उत्पन्न होती है, क्षेत्राधिकार उत्पन्न होता है। तो जब 18/9 को किसी की याचिका ही नहीं थी तो ऐसी स्थिति में एक 4 लाइन का आदेश पारित करके और जो जनमत को पलटा गया वो अपने आप में ये घोर असंवैधानिक कृत्य था। क्योंकि संविधान के तहत जो प्रावधान है तो आर्टिकल 164 में विधानसभा का गठन जब भी होता है जब चुनावों के अंदर नतीजे आ जाते हैं और चुनाव आयोग आर्टिकल 164 के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 73 के अंतर्गत गजट में उन जीते हुए लोगों की पार्टी और नाम प्रकाशित करा देता है। तो क्या एक संवैधानिक प्रावधान को नलीफाई करने की शक्ति स्पीकर महोदय के पास उपलब्ध है? कभी नहीं, क्योंकि विधानसभा का गठन उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुआ। तो कोई 6 एमएलए किसी दिन स्पीकर साहब के कार्यालय में चले गए और उन्होंने कहा कि हमने बसपा का विलय कांग्रेस में कर दिया है, तो ये प्रथम दृष्टया ही एक मिथ्या प्रतिवेदन था जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य था जी। ऐसे ऑर्डर को कानून की भाषा में कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो ऑर्डर, जो प्रथम दिवस से ही कानूनन शून्य है, जिसका प्रभाव शून्य है। तो प्रभाव शून्य आदेश के सहारे ये लोग 18 सितंबर 2019 से आज दिनांक तक राजस्थान विधानसभा में किस हैसियत से प्रवेश कर रहे हैं। और अगर ऑर्डर वॉइड एब इनिशियो है तो फिर उसको रिव्यू करने का अधिकार उत्पन्न होना भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। महाचंद्र प्रताप सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत पारित आदेश को रिव्यू करने का कोई क्षेत्राधिकार स्पीकर महोदय को प्राप्त नहीं है। तो जब रिव्यू की पावर नहीं है तो फिर अब वापस उनको भेजा जाना, तो 2 में से एक लाइन लेनी पड़ेगी। या तो यह आदेश वैध था और उस आदेश का अब उस आदेश को चैलेंज लीगल तरीके से दिया जाना है, या यह आदेश अवैध है। अवैध है तो इन विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोका जाना एक बहुत ही उचित कदम होता। कि जैसे केशिम मेघचंद्र सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के केस में ये आदेश पारित कर दिया था कि वो विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे। एक बड़ी गंभीर कानूनी स्थिति माननीय एकल पीठ के सामने आने से रह गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि केशव मेघचंद्र सिंह के केस के पश्चात जॉय किशन सिंह के केस में मणिपुर हाई कोर्ट ने
6 अन्य विधायकों को भी विधानसभा में प्रवेश करने से रोक दिया। तो जब अगर स्पीकर की क्षेत्राधिकारिता को स्वीकार किया जाना था, तो ऐसी स्थिति में इन 6 विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने की एक स्थिति थी, जो वर्तमान आदेश में सामने नहीं आ सकी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में न्यायिक कार्यवाही के तहत ये मांग भी उठाई जाएगी। लेकिन हेमंत जी, एक अन्य स्थिति ये है, आप ये समझा पाएंगे कि अब आगे क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? दूसरा, इसको कानूनी तौर पर कब अब चैलेंज किया जा सकता है? दोनों अलग अलग प्रश्न है जी। पहला कि अब क्या हो सकता है, तो मेरे विनम्र मत में अब करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि स्पीकर महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं। जब उन्होंने जनमत को उल्टा कर दिया, परिवर्तित कर दिया, जब उन्होंने पार्टी एक्स से वाई घोषित कर दी और उन लोगों ने वाई पार्टी अर्थात कांग्रेस विधायक के रूप में राज्यसभा चुनावों में वोट डाल दिए, तो अब स्पीकर साहब के पास करने के लिए कुछ नहीं है। मात्र और मात्र माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक कार्यवाही चलाई जाए, और जब भी वो समाप्त हो तब ये निर्णय पुनः घोषित किया जाए कि ये विलय सही है और ये दल बदल की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दल बदल कर चुके हैं तो इनका एक दिन भी सदस्य के रूप में रहना संविधान की प्रावधानों के पूरी तरह से विरुद्ध है। इसका फैसला इनके कृत्यों के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा ही कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि राजेंद्र सिंह राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा किया है और उन्होंने कहा है कि दल बदलू विधायकों का एक दिन भी सदस्य के रूप में रहना उचित नहीं है। लेकिन सर, वर्तमान परिस्थिति तो यही है। वर्तमान परिस्थिति तो बताती है कि कोर्ट ने पूरा का पूरा फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष उन सभी को कांग्रेसी मानते हैं, तो वो तो बतौर कांग्रेसी विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। जी। और जैसा मैंने आपको बताया कि रिव्यू की पावर नहीं है जी। तो इसलिए ये आदेश क्या आने वाला है इसके बारे में कोई भ्रांति या कोई प्रश्न बाकी नहीं है, क्योंकि उनको अपने आदेश को एज इट इज़ रखना ही उनकी भी मजबूरी है। जी। अब स्पीकर महोदय ये नहीं कह सकते कि पूर्व में मैंने जो आदेश पारित किया था, जिस विलय को मैं विधि सम्मत घोषित कर चुका हूं, जी, अब दोबारा देखने से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये विधि सम्मत नहीं है, अतः मैं इनको दल बदल की श्रेणी में मानता हूं।